नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार सरकार ने एक संकल्प जारी किया है, वो संकल्प है बिहार सरकार के सरकारी सेवकों यानी महिला सरकारी सेवकों को पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में। उन्होंने यह संकल्प जारी करके कहा है कि इसे त्वरित कार्रवाई के रूप में इसे लिया जाए और इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस वीडियो में हम इस सरकारी सेवकों को मिलने वाले आवासन सुविधा के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक वो खबर पहुंचाएंगे कि यह आवासन सुविधा जो है ये किसे मिलेगा। क्या यह सभी को मिलेगा? क्या यह शिक्षकों को भी मिलेगा? ये क्या नियोजित शिक्षकों को मिलेगा या कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल महिला कर्मियों को भी मिलेगा? ये सारी बातें हम यहाँ जानेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से यह भी जानेंगे कि क्या सरकार आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कराएगी या किराए पे लेगी। अगर किराए पे लेगी तो क्या है उसकी प्रक्रिया, कौन उसे आपको किराए पे लेने के लिए ऑथेंटिक व्यवस्था कौन है, क्या कमेटी बनाई जाएगी, इसकी जानकारी हम इस पे लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कौन आवंटित करेगा आवास? अगर आपको आवास आवंटित कराना है, आप एलिजिबल हैं कि आपको आवास मिले, तो कौन आवंटित करेगा? ये माध्यम कौन होगा, किस माध्यम से आप जाएंगे, क्या प्रक्रिया आपको फॉलो करना होगा, कैसे आवेदन करना होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानेंगे। ग्रामीण इलाकों में कार्यरत कर्मी को कैसे मिलेगा ये आवासन की सुविधा, इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं और एक वीडियो में मैं पूरी की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जोड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में आप तक इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। चलिए देखते हैं और जानते हैं कि क्या है आपको इससे संबंधित पूरी की पूरी जानकारी। अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ कहा गया है कि बिहार सरकार की महिला सरकारी सेवकों के लिए, तो सरकारी सेवकों से मतलब ही हो गया कि ये जितने सरकारी सेवक हैं जो सरकार के आपको व्यवस्था में इनरोल्ड है, यानी यहाँ नियोजित को ये बात नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जो राज्यकर्मी है उन्हीं को मिलेगा, जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वो उनको यहाँ शामिल नहीं किया गया। यहां से एक सवाल का जवाब हमें मिल गया। आगे है पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में। अब बात यहाँ आती है कि और अब ये मिलेगा किसको? क्या सभी सरकारी सेवकों को मिलेगा, सारी महिला सरकारी सेवकों को मिलेगा? आगे इस बात पे चर्चा करते हैं और जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। चलिए अगर कंडिका 1 और 2 को देखें, 1 और कंडिका 2 यह कहता है कि कितने आरक्षण की व्यवस्था सरकार ने की है। कंडिका 1 यह है और कंडिका 2 यह है। इसमें बताया गया है कि अलग अलग पत्रों के माध्यम से सरकारी व्यवस्था में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है और यहाँ कहा भी गया है कि 3% जो है पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षित 3% पदों को छोड़कर से 97% पद के विरुद्ध महिलाओं के 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यहां तक भी पुलिस कर्मियों में भी व्यवस्था की गई है, आगे हम उस पर बात करेंगे। और तीसरे कंडिकाओं में बात कुछ कहा जा रहा है कि इस प्रकार, यानी ऊपर जो बात कही गई है कि इतना सरकार ने काम किया है, इतना आरक्षण दिया है महिलाओं को आगे आपको व्यवस्था में आपको आगे लाया है, उनको इस समर में आगे लाया है और उनको भागीदारी दी है सरकारी सेवा के संपादन में और पूरे के पूरे राज्य के विकास में उनके योगदान के लिए उनको आगे लाया है। उसी बात का जिक्र है और आगे इसमें कहा गया है कि इसको एलोबरेट किया गया तीसरे पॉइंट से। इस प्रकार उक्त वर्णित दोनों प्रावधान के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में, ध्यान रखिएगा, राज्याधीन सेवाओं में लगभग 37% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी 37% पद जो है आरक्षित हो गए। यहाँ 36 आरक्षण 35% की है, 3% ऊपर की बात कही है, यानी कुल मिला के 37% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। वर्णित स्थिति में राज्याधीन सेवाओं में की जाने वाली नई नियुक्तियों के फलस्वरूप राज्य में महिला सरकारी सेवकों को, ध्यान रखिएगा यहीं से क्लियर हो गया, सरकारी सेवक है यानी राज्यकर्मी, कोई नियोजित और कॉन्ट्रेक्चुअल की बात नहीं है। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि महिला सरकारी सेवकों की बात हो गई कि संख्या में गुणात्मक वृद्धि हुई है, क्योंकि इतना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है तो गुणात्मक वृद्धि हुई है। इस क्रम में महिला सरकारी सेवकों का पदस्थापन राज्य के ग्रामीण दूरस्थ स्थानों पर भी किया जा रहा है, न कि वो अर्बन एरिया में रह रहे हैं, वो आपको रूरल एरिया में भी यानी दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनका पदस्थापन किया जा रहा है। परंतु ऐसे स्थानों में उनके आवासन के लिए कोई संस्थापक व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें पदस्थापन स्थल से दूर अपने आवासन की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आपको यहाँ कुछ सवाल के जवाब मिल गए होंगे। जवाब दो मिले हैं, एक तो सरकारी सेवकों को ये मिलेगा और दूसरा यहाँ सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा। वो महिलाएं ही इस लाभ से आपको लाभान्वित होंगी जो दूरस्थ इलाके में है, जो आपको रूरल एरिया में है यानी ग्रामीण क्षेत्रों में है,
न कि अर्बन क्षेत्रों में। अर्बन क्षेत्रों में कहा जाता है जहां आपको अर्बन एचआरए मिलता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जना जिला स्तर, राज्य स्तर, प्रमंडल स्तर की बातें कर रहे हैं, जहां आपको एचआरए आपको उस नगरीय व्यवस्था के तहत मिलती है, वहां नहीं, ये दूरस्थ वालों के लिए है। अब देखिए यहाँ चौथे पॉइंट में कहा गया कि 2025 के बजट में अभिभाषण में राज्य सरकार द्वारा महिला सिपाहियों के पदस्थापन थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित करने के लिए यानी बताया गया है कि महिला जो पुलिसकर्मी थे उनके लिए भी यह व्यवस्था कराई गई थी। अब चलते हैं पांचवे से, इसकी पूरी की पूरी जानकारी हम लेते हैं कि पूरा पूरा व्यवस्था काम कैसे करेगा। अब चलिए पांचवा हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है इसका। आपको थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। चलिए अब देखिए पांचवे में क्या कहा गया है। अतः उक्त वर्णित स्थिति में राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को उनके पदस्थापन स्थल के नजदीक आवासन सुविधा उपलब्ध कराने होती निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है, नीति बनाई गई। और इसमें कहा गया कि पहले में जो एसडीओ है यानी अनुमंडल पदाधिकारी हैं, वो क्या करेंगे कि क्षेत्रांतर्गत पदस्थापित महिला सरकारी सेवकों के आवासन हेतु भवन उपलब्ध कराने के इच्छुक मकान मालिकों से रुचि और अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको यूआई कहा जाता है, आमंत्रित किया जाएगा। अब यहाँ एक चीज क्लियर हो गया कि सरकार व्यवस्था यानी आवास नहीं बनाने जा रही है, सरकार हायर करेगी, किराए पे लेगी। और ये कौन किराए पे जो व्यवस्था है किसको मकान मालिक आपको देंगे, अपने जो ईओ जो आमंत्रित किया जाएगा वो किसको सबमिट करेंगे, अनुमंडल पदाधिकारी, यानी उस अनुमंडल के पदाधिकारी के द्वारा ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है आमंत्रित किया जाएगा। जो मकान मालिक अपना मकान किराए पे लगाना चाहेंगे, इसको आपको पूरे के विज्ञापन इत्यादि निकाला जाएगा, तो वो अपना दे सकते हैं। यूं समझिए कि मकान मालिक आवेदन देंगे कि भाई हम अपना मकान किराए पे देना चाहते हैं। अब ये जो प्राप्त आवेदन होंगे, इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई और वो विचार करेगा और इसको अप्रूव करेगा। समिति द्वारा विचार कर एतदर्थ भवन का चयन किया जाएगा, यानी अप्रूव करेगा। इसके माननीय जिला पदाधिकारी इसके अध्यक्ष हैं, जिला पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य हैं, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता सदस्य हैं और अनुमंडल पदाधिकारी इसके सदस्य सचिव। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ क्लियर हो गया कि सरकार आवास नहीं बनाने जा रही है, वो आपको आमंत्रित करेगी, कोटेशन आमंत्रित करेगी और वो इसी तरह से आगे काम करेगा। और जो भवन आमंत्रित किया जाएगा उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखा जाएगा। ध्यान उसमें रखा जाएगा कि जो निजी भवन जो है उसमें सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, मौलिक सुविधाएं जैसे विद्युत, जल, शौचालय आदि की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि वहां सारी चीजें सुदृढ़ है तो मकान अप्रूव किया जाएगा इस कमेटी के द्वारा। सुरक्षा व्यवस्था सर्वोपरि है। अब यहाँ देखना यह है कि आगे क्या किया जाएगा। आगे यहाँ किया जाएगा कि आपको जो अनुमंडल पदाधिकारी है, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, जिस अनुमंडल में ये काम हो रहा है उससे संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा चयनित भवन मालिक से उनके निजी मकान को पट्टा पर लिया जाएगा, इनको लीज पे लिया जाएगा और एक इकरारनामा होगा यानी लीज एग्रीमेंट कराया जाएगा उनसे। ऐसा नहीं है जब अप्रूव हो जाएगा कमेटी के द्वारा तो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा इकरारनामा उस मकान मालिक से कराया जाए। अब आगे क्या है, इसको कैसे किया जाएगा। राज्य, प्रमंडल और जिला मुख्यालय से भिन्न स्थल पर, ध्यान रखिएगा, राज्य मुख्यालय, प्रमंडल मुख्यालय और जिला मुख्यालय से अलग वाले ही शिक्षकों यानी कर्मियों पर यह व्यवस्था लागू होगी। इन पे इनको आवास नहीं मिलने जा रहा है। आगे देखते हैं। भिन्न स्तर पर पदस्थापित महिला सरकारी सेवकों द्वारा अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को आवासन सुविधा उपलब्ध कराने का आवेदन किया जाएगा। प्राप्त आवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवासन सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। अब इसको कैसे माना गया, मैंने शुरू में कहा था कि जहां आपको एचआरए नगरीय मिलता है, यहाँ इसको और भी आपको बाइफरकेट कर दिया गया और भी इसको एक्सप्लोर कर दिया गया है कि राज्य के मुख्यालय यानी राजधानी, प्रमंडल और जिला मुख्यालय। यहाँ अनुमंडल मुख्यालय की बात, प्रखंड मुख्यालय की बात नहीं की गई। आप वहां भी हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो आप करेंगे कैसे, जो आपके कार्यालय के प्रधान होंगे, हेड होंगे, उनके माध्यम से आप अनुमंडल पदाधिकारी को आवासन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवेदन करेंगे और उसके बाद जो आवेदन प्राप्त होगा अनुमंडल पदाधिकारी को, वो उसको अप्रूव करके आगे आपको सुविधा ये देंगे। अब जब सुविधा आपको मिल जाएगी तो कौन कौन सी सुविधाएं जो आपको कटौती आपकी होंगी। अब देखिए इसको क्या है। अब देखिए आपने ये समझ लिया कि प्रक्रिया क्या होगी, किसको मिलेगा यह जाना। अब देखिए क्या है, छठे में जिन महिला सरकारी सेवकों को उक्त व्यवस्था के तहत आवासन की सुविधा उपलब्ध होगी उनके वेतन मद में मकान किराया भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी जिनको मिल जाएगा तो एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस जो मिलता था, जब मकान मिल गया था तो अलाउंसेस की क्या जरूरत है, ये वो नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा व्यवस्था आप समझ गए।
परंतु प्रासंगिक मकान के संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा यथा निर्धारित जल कर मल कर का भुगतान संबंधित भवन के मकान मालिक को किया जाएगा। और जो उसमें जो भी टैक्सेस हैं, ये सारी की सारी, जो अगर पानी की व्यवस्था है और भी चीजें हैं, वो सारी के सारे का भुगतान कौन करेगा? भुगतान करेगा। कुछ चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ कुछ टैक्सेस हैं, जल कर और मल कर का भुगतान संबंधित मकान मालिक करेगा। क्लियर है? ये और भी एलोबरेट हो जाएगा कि बिजली का खर्चा आप देंगे कि सरकार देगी, कैसे होगा, और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ है देखिए 7वें में, संबंधित महिला कर्मी से आवासन से संबंधित किसी भी सुविधा को की शिकायत प्राप्त होने पर उसका निराकरण करने का दायित्व संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को होगा। यदि कोई भी शिकायत मिलता है तो आप अनुमंडल पदाधिकारी इसके लिए होंगे। अब देखना है कि क्या शिक्षकों को मिल रहा है कि नहीं, यहाँ कहीं नहीं दिखा। तो देखिए अब यहाँ क्या, यह तुरंत प्रवृत्त होगा, यानी एकदम इमीडिएट इफेक्ट से यह लागू होगा। और आदेश क्या दिया गया है? आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार गजट में यानी राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार पटना सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना सचिव, बिहार कर्मचारी आयोग, पटना सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी आयोग पटना, और सरकार के सभी विभाग, तो सभी विभाग हैं तो उसमें शिक्षा विभाग भी आता है, तो ये शिक्षकों को भी मिलेगा। और ज्यादातर कर्मी शिक्षा विभाग में हैं। सभी विभागाध्यक्ष को लिखा जाएगा, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को लिखा जाएगा, और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी सूचना इमीडिएट दी जाएगी। तो ये है, इस मामले में क्लियर और स्पष्ट हो गया कि हम लोग को ये, यदि शिक्षक हैं तो यह आपको मिलेगा, ये नियोजित और कॉन्ट्रेक्चुअल को नहीं मिलेगा, ये सबको नहीं मिलेगा, जो ग्रामीण इलाकों में है उनको मिलेगा। अगर आवास उपलब्ध नहीं होगा तो सरकार क्या है, सरकार आवास उपलब्ध की बात ही नहीं है, सरकार निर्माण कराने जा ही नहीं रही, तो सरकार इसको किराए पे ले रही है। पूरा का पूरा व्यवस्था मैंने बताया, और ग्रामीण इलाकों में जो कार्यरत हैं उन्हीं के लिए ये है। तो मैंने प्रयास किया कि आपके मन में उठ रहे सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें, वीडियो के कंटेंट पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।